दोस्तों नमस्कार। मेरा देश बदल रहा है और यह बदलना कोई ऐसे वैसे नहीं है। लोकप्रियता के पैमाने पर नाप लीजिए या फिर तानाशाही के अंदाज को देख लीजिए। आपके जहन में एक ही सवाल आएगा, मौजूदा मोदी सत्ता का क्या कोई विकल्प है? खासतौर से तब जब आरोपों की फहरिस्त तमाम राज्यों के उन तमाम विपक्षी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देती है कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने सिवाय करप्शन के कुछ भी नहीं किया। यकीनन अगर आप अपराधों की फहरिस्त देखिए या फिर एफआईआर कॉपी देखिए तो आपको कोई बचा हुआ दिखाई नहीं देगा जो मोदी सत्ता से पहले सत्ता में था। वो बिहार के लालू प्रसाद यादव हो, पी चिदंबरम दिल्ली में केंद्र सरकार में शामिल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती या अखिलेश यादव हो, चाहे वह जगन रेड्डी क्यों ना हो, चाहे शिवसेना या शरद पवार का जिक्र क्यों ना कर लिया जाए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला का भी जिक्र कर लीजिए। तमाम कच्चे चिट्ठे को जब खोलिएगा तो सरकारी फाइल में सभी अपराधी हैं। किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, किसी ने सत्ता में रहते हुए गलत तरीके से पैसे को कमाया है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले तो इस देश में हर नेता के ऊपर आप ठोक सकते हैं। तो क्या इस दौर में ईमानदारी है? क्या उस दौर में करप्शन था? इस दौर में वाकई ईमानदार राजनीतिक व्यवस्था चल रही है या फिर करप्शन को ही सिस्टम में तब्दील कर दिया गया? पहले नेता करप्ट होता था, अब सिस्टम ही करप्ट है, तो आप पकड़िएगा किसे? हमें लगता है कि जैसे ही जिक्र आता है लालू यादव का, आपके जहन में करप्शन डोलने लगता है। यकीनन रेलवे में जो भर्ती हुई उसमें जमीन ली जा रही थी और भर्ती की जा रही थी। इससे विभत्स स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। बाप केंद्र में मंत्री हैं और बेटा चाइनीज को भारत का वीजा देने के लिए 50 लाख रुपए की वसूली कर दे, ऐसी स्थिति होनी नहीं चाहिए जो कार्ति चिदंबरम पर आरोप लगे हैं। कमोवेश एक लंबी फहरिस्त है तमाम नेताओं की, चाहे उसके जिक्र में ममता बनर्जी का भी जिक्र कर लीजिए। कोई पोंजी स्कीम चला सकता है नारदा और शारदा के तहत, और दर्जनों मंत्री जो मौजूदा वक्त में भी मंत्री हैं वो सभी कटघरे में हैं। उन पर तलवार लटक रही है। शरद पवार कोऑपरेटिव स्कैम, जिस तरीके से उनके और उनके भतीजे का नाम है, शिवसेना के आधे दर्जन नेताओं का नाम है। क्या वाकई मौजूदा राजनीतिक सत्ता ईमानदार है या फिर वो समझ चुकी है कि इससे पहले की तमाम सत्ता इस देश के भीतर में जो भी चलती रही वह करप्ट ही थी, और उस पर जब आप करप्शन के चार्ज लगाएंगे तो कोई अपनी जुबान खोलेगा नहीं। और मौजूदा वक्त में करप्शन का निजात एक ही माध्यम से मिल सकती है, वह खुद सत्ता कहे हम ईमानदार हैं और सिस्टम को ही करप्शन में तब्दील कर दे। यानी अब नेता नहीं, पॉलिटिकल पार्टी करप्ट होगी। अब कॉरपोरेट अलग अलग माध्यमों से अलग अलग नेताओं मंत्रियों को पैसा नहीं देगा, वह एक पॉलिटिकल फंड इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए दे देगा। इस दौर के भीतर में आप कॉरपोरेट को कितना कर्ज बैंकों से दिला सकते हैं, यह आपकी ताकत है राजनीतिक सत्ता की। और कर्ज लेकर वो कॉरपोरेट भाग जाए और उसके बाद कुछ पैसे पॉलिटिकल पार्टी को फंड के तौर पर भी देता चला जाए, तो यह एक सिस्टम का हिस्सा है। इसमें आप उंगली कहां रखिएगा? हमें लगता है कि आज इस बात से शुरुआत हो कि मौजूदा वक्त में क्या एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जो कि करप्शन को सामने लाता नहीं है, लेकिन उसके मातहत इतनी बड़ी तादाद में करप्शन इस देश के भीतर में होता चला जा रहा है जो आपको लगता है अब करप्शन पर नकेल कसी जा रही है। जी नहीं। एक फहरिस्त हम आपको बता देते हैं। पहले 31 दिसंबर 2021 को पार्लियामेंट में स्टेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक जानकारी दी, राव इंद्रजीत सिंह ने। उन्होंने कहा कि जो आईबीसी और एनसीएलटी चलती है, इसके तहत लाखों करोड़ों के डील होती है जो कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, बैंकों से कर्ज लेते हैं और उसके बाद या तो वो भाग जाते हैं, सरकार कुछ अपने तौर पर बैंक के एनपीए को माफ भी कर देती है, यानी बुक से हटा भी देती है। उनके जरिए बताया गया कि आईबीसी में जो बैंकरप्सी कोड है, इंडियन बैंकरप्सी कोड है, उसमें 7.54 ट्रिलियन रुपीस यानी 7,54,000 करोड़ इतने के मामले पहुंचे और जो वसूली हो पाई वह सिर्फ 2,50,000 करोड़ यानी 2.5 ट्रिलियन ही हो पाई। बाकी यानी 31% तो हो पाया, बाकी कौन उड़ा ले गया? और उसके बाद जरा जिन नेताओं पर जो आरोप लगते हैं
उनकी जो भी रकम आपके जहन में आती है उसको जोड़ते चले जाइएगा तो भी वो रकम जोड़ते जोड़ते भी आपको इस 7,54,000 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। यह एक नई परिस्थिति है, यह एक नई पॉलिसी है, यह कैपिटलिज्म का नया चेहरा है, यह बाजारवाद की सोच है या फिर यह पॉलिसी डिसीजन है, यह कुछ भी हो। लेकिन एक क्षण के लिए जरा महसूस कीजिए, जब आप लोकप्रियता के पैमाने पर मौजूदा मोदी सत्ता को मापना चाहते हैं तो आपके जहन में हर राज्य में एक नेता का जिक्र होना चाहिए, केंद्र में भी जिक्र होना चाहिए। केंद्र में आपके जहन में राहुल गांधी या गांधी फैमिली नजर आए तो हेराल्ड केस आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? राजनीति करेंगे या खुद को बचाएंगे? कानूनी पचड़े में फंसेंगे या उससे बचने के उपाय खोजेंगे या फिर शालीनता के साथ शांत हो जाएंगे? हमें लगता है कि एक फरिश्त को देखना शुरू कीजिए। लालू पर भर्ती में भ्रष्टाचार, जिनकी भर्ती हो रही है उनकी जमीन अपने नाम कर रहे हैं, यही आरोप लगा है। कार्तिक चिदंबरम पर वीजा बेचने का आरोप है, 50 लाख की वसूली की गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो अब पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन यह काम उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा। किस किस राज्य में कौन कौन नेता है उसको कैसे मैनेज करके अपने साथ कर लेना है, क्योंकि जो भी नाम हम पढ़ रहे हैं, अगर कानून अपना काम तेजी के साथ करना शुरू करे, जांच करे, चार्जशीट दाखिल हो, अदालत में सुनवाई हो, ये सारे लोग जेल में होंगे और इस देश के भीतर में फिर राजनीति की एक नई पौध निकल कर आएगी। लेकिन हम करप्ट लोगों को जेल नहीं भेजते हैं, हम उनके जरिए अपने आप को ईमानदार बतलाते हैं, क्योंकि हमने करप्शन को सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद आइए पंजाब में निकलिएगा तो हरियाणा सामने आएगा। वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, केस चल रहा है। कभी भी इनके दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाए तो इनकी हिचकी बंध जाएगी। करप्शन तो किया गया होगा, पुलिस यूं ही तो दर्ज नहीं करेगी और यूं ही ईडी कार्रवाई तो नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर आजम खान जो जेल से निकल कर आए हैं, जिस तरीके से यह यूनिवर्सिटी चला रहे थे, उसको लेकर सरकारी फाइलों में जो दस्तावेज दर्ज है वो गैर कानूनी कहलाता है। और अखिलेश यादव या मायावती को लेकर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले खुले तौर पर दर्ज है। जिसे जितना डराया जा सकता है, जिस रूप में बांधा जा सकता है, जिसे सहलाया और फुसलाया जा सकता है और अपनी राजनीति की जा सकती है, यह मौजूदा वक्त में स्टेट पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा तो नहीं बन गई है? यह भी एक सवाल है। महाराष्ट्र में आइएगा तो आपके जहन में शरद पवार आएंगे, अजीत पवार आएंगे, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में इनका नाम है। शुगर लॉबी के साथ ये जो खेल किया उसमें इनका नाम है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट में शरद पवार को तो जेल तुरंत हो जानी चाहिए, अजीत पवार को भी हो जानी चाहिए, लेकिन दोनों सत्ताधारी महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी को संभाल रहे हैं। इस फहरिस्त में शिवसेना का नाम भी है, इस फहरिस्त में कांग्रेस के नेता, जो बड़े नेता अशोक चौहान है, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज है। वहां जो राज ठाकरे इधर उधर करते हैं उन पर भी केएसईडी ने ठोका हुआ है। कौन राजनीति करेगा दिल्ली के खिलाफ और किसमें इतनी ताकत है कि वह करप्ट नहीं है, इसका खुले तौर पर ऐलान कर दे। छगन भुजबल पर भी है जो एनसीपी के नेता है, एक लंबी फहरिस्त है। उसके बाद आप गुजरात जाएंगे तो आपके जहन में हार्दिक पटेल आने चाहिए। कल तक उन पे सारे केस चल रहे थे, आज सारे केस नहीं चल रहे हैं। हार्दिक पटेल क्या बीजेपी को चुनौती देते हुए पटेल आंदोलन से निकले हुए एक युवा नेता थे, जिससे बीजेपी को लग रहा था आने वाले वक्त में स्थितियां पलट सकती हैं? हो सकता है, कहां इनकार है, लेकिन उन पर जो केस ठोके गए थे वह केस फिर वापस क्यों हो गए, यह भी सवाल कोई कर सकता है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ या उनके भतीजे को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस निकल कर आया, तेलंगाना में टीआरएस पॉलिटिकल पार्टी चंद्रशेखर राव पर है, वाईएसआर के ऊपर भी नाम है। अगर आप तमिलनाडु की तरफ हर राज्य को परखते चले जाइए, जो भी नेता आपके जहन में आता है, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन पर माइन मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हिस्से में कैसे ले आए, और सीता सोरेन उनकी नेता एक दूसरी है, उन पर भी चार्ज लगा हुआ है। डीएमके के नेताओं की तो लंबी फहरिस्त है, ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन, स्पेक्ट्रम का मसला था, केसी पलनास्वामी 2016 का मामला है, चिदम्बरम कार्ति पर एयरसेल मैक्सिस डील का मामला है, और 2017 में जो मीडिया में एफडीआई के जरिए जो पैसा ट्रांसफर हुआ उसका मामला है। कोई कहेगा हमने गलत काम किया है, और गलत काम कोई नहीं किया है कहता अगर है तो फिर उसके खिलाफ फास्ट कार्रवाई करके उसको जेल में क्यों नहीं डाला जा सकता है। अब आप देखिए टीएमसी के उन नेताओं जिसमें ममता बनर्जी शालीनता के साथ नहीं बल्कि ठसक के साथ बीजेपी को चुनौती देती है, वहां पर पौंजी स्कीम चली और नाम एक के बाद एक
जो ईडी की फाइल में है, सुदीप बंदोपाध्याय, तपस पॉल, सृंजय बोस, कुणाल घोष, अर्पित घोष, शताब्दी रॉय, स्वागत राय, काकोली घोष दस्तिकर, प्रसून बनर्जी, अपूर्वा पोहार, मदन मित्रा, सुब्रत बनर्जी, सोवन चटर्जी, श्यामपदा मुखर्जी, इससे पहले जो टीएमसी में थे इधर आ गए, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्हें परेशान नहीं किया जाता है। शुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, उनके खिलाफ भी मामला है, लेकिन वह बीजेपी के साथ खड़े। मुकुल राय, उधर से इधर, इधर से उधर, मामला फाइल फिर खुल गया। हरियाणा में ओपी चौटाला के खिलाफ जेल भुगत के आए हैं, लेकिन मामला क्राइम तो उन्होंने किया था। हर राज्य में चलते चले जाइए, चाहे गोवा से लेके नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, केरल से कन्याकुमारी तक आ जाइए, हर जगह आपको मामले मिलते चले जाएंगे। चर्चिल अलमाओ, दिगंबर कामत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगमोहन रेड्डी, यदुरप्पा, भूपेंद्र सिंह हुडा, इकराम इबोबो सिंह, गंगोंग अपांग, नबाम तुकी, ये सारे नाम आप इस देश में तमाम राज्यों में फैले हुए लोगों के नाम हैं जिन पर अलग अलग चार्ज हैं। और इसमें आप कर्नाटक में आएंगे तो कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार, उनके भाई के खिलाफ मामला भी दर्ज है। ये सारी परिस्थिति बताती है कि कोई बचा नहीं है। और लालू यादव का तो पूरा परिवार, चाहे वो मीसा हो, चाहे तेजस्वी हो, कोई हो, या फिर उनकी पत्नी राबड़ी क्यों ना, सबके खिलाफ मामले दर्ज हैं। ईडी के पास 122 पॉलिटिशियंस के नाम हैं, सीबीआई के पास 163 पॉलिटिशियंस के नाम हैं। ये नाम और ये क्राइम जो दर्ज है एफआईआर में, सरकार को चाहिए कि सबको जेल में ठूस दे, क्योंकि सभी ने अपराध किया है। और अगर अपराध की उम्र 5 बरस से ज्यादा हो चली है तब तो उन्हें जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि अदालती कार्रवाई भी 5 साल से ज्यादा का वक्त लेती नहीं है, खासतौर से ऐसे केसेस में। लेकिन कोई जेल में नहीं जा रहा है। आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है, स्टेट का पैसा भी खर्च किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, बताया जा रहा है ये सभी करप्ट थे, लेकिन हम ईमानदार हैं क्योंकि हमने एक सिस्टम बना लिया। हम उस सिस्टम पे आते हैं। उससे पहले जरा समझ लीजिए कि ईडी के पास 51 केसेस पुख्ता हैं इस देश के सांसदों के खिलाफ, जिनको चाहे तो तुरंत जेल में ठूसा जा सकता है, लेकिन नहीं ठूसा जा रहा है। 28 केस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में फंसे हुए हैं। 71 एमएलए इस दौर में तुरंत जेल में ठूसे जा सकते हैं। 48 के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यह स्थिति ईडी की है। सीबीआई में आइएगा तो 51 केसेस जो हैं वह अभी अदालत में सुने नहीं गए हैं, लेकिन 14 एमपी और 37 एमएलए तुरंत जेल में जा सकते हैं सीबीआई की जांच जो इनके खिलाफ हो रही है। 112 एमएलए ऐसे हैं जिसमें 34 सिटिंग एमएलए हैं और 78 जो फॉर्मर थे, इनको भी जेल में डाला जा सकता है। जो कार्रवाई और जो तमाम सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है जांच के लिए, सीबीआई की विशेष अदालत ने जिन बातों का जिक्र, सभी को जेल में ठूसा जा सकता है। किसी की राजनीति बचेगी नहीं। सब जेल में चले जाए तो इस देश के भीतर में हो सकता है चंद ईमानदार लोग निकल कर आए जो राजनीति करने की दिशा में आगे बढ़े। वो जब करेंगे, उनके जो शब्द होंगे, जो उनके आरोप होंगे मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता को लेकर या इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, हो सकता है इस देश के लोगों को वो प्रभावित कर दे। हो सकता है आने वाले वक्त में वो राजनीतिक गद्दी संभाल ले। हो सकता है इस देश के भीतर में पॉलिटिकल पावर के करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिशियंस जो थे वह चीजें खत्म होने लगे। हो सकता है, लेकिन इन्हें हम खत्म नहीं करेंगे। इस पौध को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें खुद को ईमानदार बताए रखना है। और ईमानदार बताए रखने के लिए जो कवच बनाया जाता है वो भ्रष्ट लोगों का बनाया जाता है। और शायद इसीलिए फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की राजनीति में घुसिएगा तो सोचिए, जम्मू कश्मीर से लेकर हम केरल तक जिक्र कर दें, गोवा से लेकर असम तक जिक्र कर दें या सिक्किम तक जिक्र कर दें, तो सारे नेताओं के नाम इसमें शरीक होते चले जाएंगे। इसके भीतर में बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सबके नाम हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सभी, तमिलनाडु, सभी राज्यों के उन नेताओं के नाम हैं जो चैलेंज कर सकते हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन अगला सवाल यह, उन्होंने करप्शन तो किया था। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ताकत तो देता है, लेकिन करप्ट होने की पूरी इजाजत देता है। और वो करप्शन जो है उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाता था जहां पर आप चुनाव लड़ते थे। मौजूदा वक्त ने इस पूरी परिस्थिति को घुमा कर रख दिया है। अब आप क्या करेंगे? आप लोकप्रिय अंदाज में देखेंगे, लेकिन फिर आइए,
गहलोत के भाई हैं अग्रसेन गहलोत, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है एक फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर। शिवसेना के प्रताप सरनाइक हैं, राव साहब दानवे हैं, इनके खिलाफ मामला है। भूपेश बघेल के खिलाफ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, एक सीडी स्कैम हुआ था, सीबीआई जांच कर रही है और उसको लेकर सीबीआई का कहना है जिस दिन हरी झंडी मिल जाए उस दिन हम इस सरकार को मुश्किल में डाल देंगे। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी माइनिंग 2012 से 2016 तक कौन करा रहा था? सरकार कहती है अखिलेश यादव करा रहे थे। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हमने कर रखा है, जब कहेंगे खोल देंगे। टीडीपी के वाईएस चौधरी भी हैं और टीडीपी के जो खास तौर से चंद्रबाबू नायडू के करीबी हैं उनके नाम भी हैं। सवाल यह है कि अगर सभी को जेल में डाला जा सकता है और मौजूदा वक्त में एक ईमानदार सत्ता का जिक्र हो रहा है, तब लौट कर आइए कि इस सिस्टम में करप्शन कैसे शामिल हो गया और पहले नेता भ्रष्ट था और अब सिस्टम को भ्रष्ट बनाकर किस तरीके से काम हो रहा है। इंडियन बैंकरप्सी कोड कहता है कि शुरुआती दौर में इसके पास जो मामले थे वो 5,44,000 करोड़ के थे, जिसमें से लिक्विडेशन जो हो पाया वह सिर्फ 1,06,000 करोड़ का ही हो पाया, बाकी चीजें नहीं हो पाई। अगला सवाल था कितनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेट इसमें फंसे हुए थे। उनकी संख्या बताई गई 1,699 कॉरपोरेट। और जो एनसीएलटी में मामला गया वहां की जानकारी निकल कर आई, वहां तो लगभग 83,000 केसेस पहुंचे थे। अपने तौर पर केसेस को निपटाने का जिक्र किया गया 62,000 का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौर में जो कॉरपोरेट दिवालिया थे उन्होंने बैंकों से जो कर्ज लिया हुआ था वो कर्ज की तादाद जो है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की है, जो नहीं लौटाया गया। इसमें से तकरीबन 280 लोग ऐसे हैं जो इस देश को छोड़कर भाग गए। आप तो जानते होंगे माल्या का नाम, चौकसी का नाम, या फिर नीरव मोदी का नाम, एक दो सिंघारा उनका नाम, किसी का भी नाम आएगा। लेकिन 280 लोग इस दौर में बैंकों से कर्ज लेकर बाहर चले गए और उनके जरिए जो वसूली होती है, और जिस वसूली का जिक्र होता है, चाहे वो माल्या का हो या नीरव मोदी या चौकसी तक का क्यों ना हो, वो जो परसेंटेज है वो किसी भी हालत में 35% से आगे बढ़ नहीं पाया है। यानी बैंकों की रिकवरी 65% नहीं हो पाती है। और 100 रुपए में 35% मिल जाए और 65% में आप रईसी कीजिए तो कौन कर्ज नहीं लेगा और कौन उस 65% में अगले बार दोबारा कर्ज लेने के लिए एक नई इंडस्ट्री नहीं खोल देगा। और इंटरनेशनल रूट से जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लग रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग इंटरनेशनल रूट से भारत में इंटर करती है, उसको लेकर सरकार के नियम कायदे जरूर हैं। लेकिन अगर आप परखना शुरू करेंगे तो जो भारत में एनपीए बढ़ाने वाली कॉरपोरेट की कंपनियां हैं, उनकी तादेदार, उनकी हिस्सेदारी और उनकी संख्या कहीं ज्यादा है जो नए लोग निकल कर आते हैं। तो ना तो राजनीति में नए लोग आ पाए, ना कॉरपोरेट में उन भ्रष्ट कॉरपोरेट के आश्रय निकल कर आ पाए जो कि अपने तौर पर सरकार से मिलकर चीजों को डेवलप करते हैं। अब यह सोचने की बात है कि इस देश में कितनी बड़ी तादाद में कौन कर्ज लेकर कैसे निकल जाता है। यह 2-3 जरिए समझाते, एक आईबीसी था, एक एनसीएलटी था। तीसरा हिस्सा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए भी आज हमने परखने की कोशिश की कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना पैसा दिया जाता है, हजारों करोड़ रुपया दिया जाता है, जो 8,000 करोड़ से ज्यादा इस दौर में दिया जा चुका है पॉलिटिकल पार्टीज को। यह पैसा देने वाली कंपनियों ने, कहीं उनका नाम तो सामने नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो जिक्र करते हैं कि हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए हैं और कहीं से जिक्र निकलकर आ जाता है, उनका नाम कहीं बैंकों से कर्ज लेकर ना लौटाने वालों में उनकी शुमारी तो नहीं है। 22% वैसी कंपनियां हैं जिनकी शुमारी है, बाकी का पता नहीं चल पाया, लेकिन 22% ऐसे है। यानी 100 में से 22 कंपनियां ऐसी है जो बैंक से कर्ज लेती है, निकल जाती है, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का हिस्सा है, ये इस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है और ये इस देश की इकोनॉमी में पॉलिसी डिसीजन लिया जा चुका है। तो आप क्या करेंगे? यहां नेता भ्रष्ट नहीं होगा जब सिस्टम है, यहां पर सरकार भ्रष्ट नहीं होगी जब सिस्टम है, यहां पर कोई पॉलिसी भ्रष्ट नहीं होगी जब सिस्टम है। होल सोल आपको चीजें नजर नहीं आएंगी और शायद इसीलिए उस क्राइसिस को आप नहीं भांप पाएंगे जहां पर आपके भीतर सवाल होगा, अच्छा इसी दौर में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, इसी दौर में रुपया और ज्यादा कमजोर होता चला गया, इसका असर बाजार पे क्या पड़ रहा है? बड़ी तादाद में नौकरियां कहीं इस वजह से तो नहीं जा रही है। यह तब सवाल उठता जब यह सिस्टम का हिस्सा ना होता,
सिस्टम का हिस्सा है तो ये सारी चीजें सिस्टम के हिसाब से ही चलती चली जाएगी। जो आरबीआई से डिविडेंड 50,000 का पहले एक रेखा खींची हुई थी, सरकार ने उसको भी बदल डाला। बोले नहीं नहीं, 50,000 नहीं, अब हम कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के इस जनता ने सरकार को बनाया है और सरकार का काम ही तो इंस्टीट्यूशंस को देखना है, और इंस्टीट्यूशंस पैसा नहीं देंगे तो क्या देंगे। तो ऐसे में वो डिविडेंड बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। हम एक मुश्त ले सकते हैं तो 1,97,000 करोड़ एक ही बार सरकार ने ले लिया, जैसे ही नियम कायदे चेंज किए। बैंकों का पैसा कर्ज के मार्फत कॉरपोरेट के हिस्से में कैसे जाता है, एक ही नाम काफ़ी है हमारे ख्याल से। उसमें आप अडानी का नाम ले सकते हैं, वो लौटा देंगे पैसा, ये हम लोग मानकर चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी फल फूल रही है, नेटवर्थ बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है। लेकिन कितना कर्ज है? 2,20,000 करोड़ रुपए, और पिछले साल इसी समय 1,57,000 करोड़ रुपए था। यानी इस दौर में लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा उनको लोन फिर से मिल गया। कर्ज में है लेकिन फिर से लोन मिल गया, क्योंकि विस्तार हो रहा है, सरकार के साथ है। तो वो तो एक नाम है जो सबको नजर आता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे नाम हैं, और वो अपने अपने तौर पर राज्य की राजनीति में मदद करते हों, और कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को एक तरीके से वो पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर चुनाव लड़ने की दिशा में ले जाते हो, तभी तो इतना खर्च होता है। और इलेक्शन कमीशन भी परेशान रहता है, हर बार बजट बताते समय इतना बजट बढ़ गया खर्च का। लेकिन उसमें मत जाइए, उसके आगे की स्थिति ये देखिए कि कैसे एक सत्ता खुद को ईमानदार बनाती है, और इसमें 2-3 चीजें एक झटके में चेंज आनी शुरू होती है। क्योंकि जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो फिर कानून खत्म भी किए जाते हैं। जो भारत सरकार ने कानून खत्म किए ये कहकर, वो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे थे। इसी दृष्टि से याद कर लीजिए एक क्षण के लिए, जो रिफॉर्म एग्रीकल्चर में किया जा रहा था, तो वहां भी कानून खत्म किया गया और कहा गया कि निपटारे के लिए एसडीएम ही काफी है, अदालत के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कॉरपोरेट ने कहा अदालत के पचड़े में फंस जाएंगे तो कितने करोड़ों मामले लंबित पड़े हैं। तो कानूनों को खत्म करना, कानूनों को बदल देना, और कानून को पॉलिटिकल कार्रवाई के अनुकूल ही काम करना, इन 3 परिस्थितियों ने भी सिस्टम को चेंज करने में बड़ी मदद की। तो जब हम इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आपके जहन में होगा, क्या वाकई सारे पॉलिटिशियंस की फाइल तैयार है और हर पॉलिटिशियन अब कुछ नहीं कह सकता है? यानी राज्य दर राज्य अगर परखते चले जाएं तो बिहार में लालू यादव का परिवार चू नहीं कर पाएगा, जगन रेड्डी बहुत ज़्यादा उछल नहीं पाएंगे, चंद्रशेखर राव कुछ बोलने लेकिन उनकी चल नहीं पाएगी आने वाले वक्त में, हेमंत सोरेन की फाइल भी तैयार है, वह भी झारखंड में कुछ बोल नहीं पाएंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे तो कमलनाथ भी ज़्यादा उछलने की कोशिश नहीं करें, कैप्टन की साख अपने तौर पर जो भी पॉलिटिकल बनाई थी कांग्रेस ने निकाल कर ख़त्म की, हमने फाइल बनाकर निकाल कर ख़त्म कर दी, हुड्डा जो भी अपने तौर पर अभी कांग्रेस को संभाल रहे हैं लेकिन आने वाले वक्त में उनकी फाइल तो हमारे पास ही पड़ी हुई है, महाराष्ट्र में शरद पवार कितना भी चिल्लम्पो कर ले लेकिन उनकी सियासत हमारी डोर के साथ चलेगी, ममता बनर्जी कितनी भी आगे बढ़ जाए, जिस दिन फाइल खोलेंगे तो अभिषेक बनर्जी नहीं सब उसके लपेटे में आ जाएगा। लग तो रहा है वाकई ईमानदार सरकार है, और ऐसी ईमानदार सरकार जो हर राज्य की, जिसकी नब्ज जिसकी उंगलियों के नीचे दबी हुई है, तो फिर इससे ज़्यादा ईमानदार सरकार कौन सी हो सकती है? पहले सब मिलजुल के खाते थे, हमने चीज़ें बदल डाली, हमने सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, और वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक ही कुएं में आकर गिरने लगी। 10 कुओं की क्या ज़रूरत है? पानी चाहिए तो मिलेगा, यहाँ पर कोई बैरिकेड नहीं, आप शामिल हो सकते हैं। आप कितने भी करप्ट हो, आप कितने भी अपराधी आपके ऊपर केसेस चल रहे हो, आप यहां पर आइए, शामिल हो जाइए, सारी चीजों का निपटारा हो जाएगा। ये एक नया सिस्टम है। इसीलिए जब खबर आती है कि किसी करप्ट पर ईडी ने, आईडी ने, सीबीआई ने नकेल कसनी चाहिए, तो वह व्यक्ति खुद को बताता है कि देखिए ये तो पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ जब इस सिस्टम के स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वह कंगाल होते बैंकों का जिक्र क्यों ना हो, तो फिर लगता है कि अरे ये तो सिस्टम काम कर रहा है, इसमें कोई नेता क्या कर सकता है। तो ईमानदारी और भ्रष्ट की राजनीतिक की परिस्थिति और परिभाषा को इस दौर में बदल दिया गया है। आप नारा लगा सकते हैं, मेरा भारत बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।